हाँ, ये जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो ये कि महाराजा साहब आने वाले हैं, तैयारी करो, क्योंकि आपकी जमीन उनको चाहिए, तो वेस्टलैंड तो वो खरीदेंगे नहीं, पहले इसको डेवलप करो, फिर आपकी तो हैसियत है नहीं जमीन को रोके रहने की, दे दो उनको डेवलप करके। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के डोनेशन से ये जो जगह जगह तालाब बनाने के काम चल रहे हैं वो तो इसी के लिए चल रहे हैं। अभी हमारे देश में आपने देखा है ना, एक पानी बचाने का, वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें अन्ना हजारे जी का नाम आया, ऐसे और भी लोग हैं, राजेंद्र सिंह राणा हैं, अन्ना हजारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पीछे का जरा सच आप समझिए तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। सच ये है कि भारत सरकार उसके लिए फंड्स दे रही है, ठीक है। कापार्ट नाम की एक एजेंसी फंड्स दे रही है कि गांव गांव तालाब बनाओ। गुजरात में बने हैं 10,000 या 10,500 तालाब बने। सरकार को फंड्स दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि आप हर एक जमीन के नजदीक तालाबों की व्यवस्था करो। तो सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके तालाब खोद रही है, जगह जगह तालाब बना रही है। आपको लग रहा है देश का विकास हो रहा है। 2005 के बाद ये गेट आ रहा है, गेट आ रहा है तो जमीन खरीदने के लिए उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो आपके बने हुए तालाब, आपकी जमीन उनके काम आने वाली है, तो वो तो करेंगे ही। जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली 2 साल के बाद आपको लगेगा कि तो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, जिनको ये तो राजस्थान वाले जानते हैं, राजेंद्र सिंह राणा को मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है, अन्ना हजारे को भी अभी आप देखना 1 हफ्ते में मिल जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अन्ना हजारे के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जरा समझिए। पॉलिटिक्स ये है नहीं, वो ढस गया नहीं ढस गया, वो महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है, पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार की एक एजेंसी कपार्ट को, कपार्ट से आपने लिया, ठीक है, और आपने बना दिए तालाब, कहां, जहां वेस्टलैंड है, और उसको डेवलपमेंट के नाम पर बनाए। 2005 के बाद आ रहा है गेट करार, जिसमें हर विदेशी कंपनी को हजारों एकड़ जमीन खरीदने की छूट है तालाब के साथ। तो उन्होंने आके झटके में वो सब खरीद लिए। तो मेहनत आपने की, तालाब आपने बनाए, जमीनें आपकी थी, चले गए उनके हाथ में। नहीं, बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना। मजबूरी ऐसी कि जैसे मैंने समझाया कि मान लो मैं खेती करता हूं, ऐसे कल्पना करो 10 बीघा खेत है, मेरे पास 2 तालाब हैं। अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूं, बाजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है, मैं 1 साल बेचा, 2 साल बेचा, लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया, लोन बढ़ता गया। एक दिन बैंक आएगी, कुड़की करेगी, क्योंकि बाजार में जो भी विदेशों से इंपोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, मुझको भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा होगा नहीं, तो खेती में लागत बढ़ती गई, कर्ज भी बढ़ता गया। एक दिन बैंक आकर या तो आपके पूरे खेत को ले लेगी और वो नीलामी कर देगी, नीलामी में गया आपके हाथ से, या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का कर्जा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता तो बेचो और बैंक का कर्जा पटाओ। तो परिस्थिति बना दी उन्होंने कि आप बेच ही दें उसको, वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि आप सरवाइव ही नहीं कर सकें उसमें। जी क्या ईएमआर? हाँ, वो मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूं। अभी खेती वाला मैं क्लोज करना चाहता हूं, इसमें कोई और सवाल हो तो पूछो। हाँ, हर साल का जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 0.5% बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, पहले साल 8 लाख टन किया, अब आपका कंजम्पशन 1 करोड़ टन का है, तो उसका 0.5% निकाल लो। अगले साल फिर उतना करना है, फिर उसके अगले साल और 0.5% निकाल लो। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, करीब 12, 14, 15 साल में आपके बाजार में आप कुछ पैदा न करें, सब कुछ वहां से आए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। आप सिर्फ कंज्यूम करिए, प्रोडक्शन मत करिए। नहीं, अपने फेवर का प्रोविजन है, वो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अपने फेवर का एक प्रोविजन था, लेकिन उसका टाइम निकल गया। उसमें एक टाइम पीरियड दिया था, डेवलपिंग कंट्रीज निगोशिएट कर सकते हैं,
एक प्रोविजन इसमें ऐसा था कि ये जो प्रोविजन मैंने सुनाए, इन पर आप डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से कोई ग्रुप बना के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ निगोशिएट कर सकते थे। निगोशिएशन क्या कर सकते थे? इतना कि अच्छा ये 8% है, इसको 6% कर दो। ये नहीं कर सकते कि इसको हटा दो इसमें से। मैंने पहले ही वो वाक्य पढ़ के सुना दिया तुमको कि ये पूरा एग्रीमेंट या तो स्वीकार करिए या तो टोटली रिजेक्ट करिए। इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई 8% आपने जबरदस्ती है, हमारे ऊपर ज्यादती है, आप ऐसा करो 6% कर दो ये इंपोर्ट वाला, या 4% कर दो, या 2% कर दो। ये नहीं है। हाँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कर। हाँ हाँ, उत्पादन पर, हाँ, उनकी जो लागत आती है उसका 400% आप कम करके दे दो सरकार को, सरकार आपको भरपाई कर देगी। हाँ, वो तो पूरा ही वो करते हैं। अमेरिका में तो टोटली वो, हाँ, वो तो अमेरिका में तो इतना डॉलर छपता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे ज्यादा आपने मुद्रा प्रिंट करके फेंकना शुरू किया। तो अमेरिका तो इसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी आज की तारीख में दुनिया के 10-12 देश, ज्यादा बात नहीं करता, 10-12 देश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया मिलकर ये बोल रहे हैं कि हम सारा सोना अमेरिका को वापस देंगे, सारा डॉलर अमेरिका को वापस देंगे, सोना दे दो हमको। तो अमेरिका पायमाल हो गया, कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया है। हाँ, फिर भी ज्यादा। तो उन्होंने किया हुआ है, वो मैकेनिज्म बनाया है उसका कि डॉलर भयंकर प्रिंट करने के बावजूद डॉलर का रेट नहीं गिरना, उसके लिए मैकेनिज्म बना रखे हैं। वो जो पहले दिन का व्याख्यान था वो यही बताने के लिए था। अब वो मैकेनिज्म में हम फंस गए हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम भी उनके साथ लगे हैं। तो डेवलपमेंट तो उनका हो रहा है, हमसे तो वो चूस चूस के सब ले जा रहे हैं। जी, 1 मिनट इसमें, हाँ, एक पूछ लेना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा तो इसमें वो है। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, एक दृष्टि की बात बताता हूं। कहीं भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई एनजीओ किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है, एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गेट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश में। वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा। हाँ, अब देखिए इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। राजेंद्र सिंह राणा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चलाई जा रही है, जल यात्रा हो रही है। वो जल यात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ, 2-3 साल के बाद ये जमीन जाने वाली है उनके पास, उनको तालाब चाहिए, क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पे करनी है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े, और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा,
और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं? नीम रामजी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पे, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसे। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है, ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी आ गई चर्चा में। हमारे मन में हमेशा आता है ना, किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना। कई बार अच्छा अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे। कल को क्या होगा? उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब कराया था, यही काम अब राजेंद्र सिंह राणा से करा रहे। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, राजेंद्र सिंह राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातून इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है। सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। राजेंद्र सिंह राणा तो एक प्रतीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते हैं मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही है ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही है। एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं। 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। हाँ, आप कुछ कहें। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से, किस देश से कितना पैसा कब आता है। और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओज कहा जाता है। 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया जाता है। हाँ,